क्वेश्चन आता है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी पहले बस कोई बात नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेट करो इधर कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो पहले ना दो बेसिक चीजें समझ लो, इसके बाद भी ये सारी चीजें बार बार रिपीट होगी ऑर्गेनिक में। पहला पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले ये समझ लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इसमें मैं तुमको दो अलग अलग एग्जांपल देने वाला हूं, दोनों को समझ लो। देखो इधर पहला ये है कि अगर हैलोजन कॉमन है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, रट्टा नहीं मारना कुछ भी, और रट्टा मारने वाला पॉइंट भी नहीं है ये। ओके इधर ध्यान दो। अभी देखो इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास Cl की वजह से नहीं बढ़ेगा, Cl तो कॉमन है हर जगह। यस कार्बन एटम बढ़ रहे, इधर एक कार्बन है, इधर दो है, इधर तीन है, इधर चार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टॉप टू बॉटम इसको देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो अपने को पता चलता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने को रीजन लिखना है, यहां पे रीजन ये लिखना है कि एज दी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स increases the molecular mass increases and therefore क्या इंक्रीज होगा। हाँ अब सुनो, अपने को बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं खाली लिख रहा हूं यहां पे। अपने बुक में है ना, ये देखो अपने बुक में ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 248.8 केल्विन, जस्ट फॉर रेफरेंस, याद नहीं करना कुछ भी। सेकंड वाले का है 285.5 केल्विन, थर्ड वाले का 320 केल्विन एंड फोर्थ वाले का 351.5। समझ में आया? पैटर्न समझ में आया क्या? अपने को बॉइलिंग पॉइंट रट्टा नहीं मारना होता है। बॉइलिंग पॉइंट जब भी आएगा तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो आप मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेना। ठीक है, आप नंबर ऑफ कार्बन एटम से पता कर लो। देखो ये सबसे लोएस्ट है, उसके बाद 285 बढ़ गया, फिर 320 हो गया, फिर उसके बाद 351.5 हो गया। तो हैलोजन सब में सेम था बट नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे थे। ये एक केस हो गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो लेकिन हैलोजन चेंज हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला भी केस वहां पे लिखता हूं मैं। देखो अभी नेक्स्ट केस पे ध्यान दो। अगर मेरे पास CH3F है, उसके बाद CH3Cl है, उसके बाद CH3Br है एंड देन उसके बाद CH3I है। अब इसमें देखो अल्काइल ग्रुप सबका सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वो तो मास सेम है सबका। कितना मास रहेगा? कार्बन 12 और हाइड्रोजन का 15, तो वो 15 ग्राम तो सब में सेम है। लेकिन हैलोजन का मास चेंज हो रहा है। फ्लोरीन का मास 19 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127 एटॉमिक मास। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इसका एटॉमिक मास 19 है, इसका 35.5 है,
इसका 80 है, इसका 127, तो मास तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले केस में अपन वापस से क्या लिखेंगे, अगर अपन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे दो चीजों पे ध्यान देना, दो चीजों पे, एक तो मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ हैलोजन का एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से एक फोर्स इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं वैंडर वॉल्स फोर्स। वैंडर वॉल्स सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हो रही है, इसको मैं लिखता हूं यहां पे, ध्यान देना इधर। एक तो इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ किसका, हैलोजन, बराबर है कि नहीं, ये दोनों चीजें हो रही है, ओके। अब है ना मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, उससे तो समझ में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। बट जो साइज बढ़ रहा है ना हैलोजन का, उसके वजह से एक फोर्स बढ़ता है, साइज की वजह से। कौन सा फोर्स, वैंडर वॉल्स फोर्स। वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब एग्जाम में अगर आपको बोला ना इसको ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे लोएस्ट वाला कौन सा होगा इधर, हाँ, CH3I। अरे गधो, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ेगा। अब है ना ये भी हमारे बुक में लिख के दिया है, ये वाला ऑर्डर अपने बुक में दिया है, देखो। बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है, बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना है, ऑर्डर को समझो। ये ऑर्डर इंक्रीजिंग में क्यों गया, पहला मॉलिक्यूलर मास बढ़ने लगा, दूसरा हैलोजन का एटॉमिक साइज बढ़ने लगा, और एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एक फोर्स इंक्रीज होता है, उसको वैंडरवॉल्स फोर्स बोलते हैं। क्योंकि वैंडरवॉल्स फोर्स मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, वैंडरवॉल्स फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका वैंडरवॉल्स फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल से क्या समझता है, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, ये एग्जाम्पल हमको ये बताता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन वन मोर थिंग, दैट इज, किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। क्योंकि जिसका वैंडरवॉल्स फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मॉलिक्यूलर मास तो एक फैक्टर है, बस उसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है और किसका लो है। अभी है ना जस्ट फॉर रेफरेंस मैं तुम्हारे को बताता हूं कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है। देखो CH3F का है ना बुक में लिखा है, हाँ देख लो, अभी जस्ट फॉर रेफरेंस अपने को याद रखना है 194.6 केल्विन है ये, और CH3Cl का कितना है, 248.8 है। CH3Br का कितना है, 276.6, और CH3I का 31 पॉइंट, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है। आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है कि नहीं, रट्टा नहीं मारना बॉइलिंग पॉइंट, खाली लॉजिक समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है, उसका रीजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड ऑल्सो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से वैंडरवॉल्स फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ये दोनों एग्जांपल समझ में आया क्या। अभी तीसरा वाला फैक्टर बताता हूं इसमें क्या है, लिखा सबने, जल्दी जल्दी लिखो, आ गया। ये सब अपने को MCQs में पूछते हैं, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया,
ये मैंने क्या पहले वाले स्लाइड कैंसिल नहीं किया क्या? हाँ ध्यान दो, अभी देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वे नेक्स्ट है फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स। नाउ व्हाट इज आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स? आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इधर पे ध्यान देना, क्योंकि ये वाला बहुत ही कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो लोगों का सेम रहेगा तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मास से तो डिसाइड नहीं होगा, तो फिर डिसाइड होगा उनके स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अब स्ट्रक्चर से ये पता चला कि जितने भी आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट, ये 11th में सिखाया था मैंने, हमेशा ज्यादा होता है यस ब्रांच्ड चेन वाले के बॉइलिंग पॉइंट से। अब इसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। एक्चुअल में स्ट्रेट चेन में जो इंक्रीज होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्ट्रेट चेन में बढ़ रहा है। सरफेस एरिया ज्यादा होने से यस इनका वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू ब्रांच्ड। क्योंकि जितने ब्रांचेस बढ़ेंगे, याद रखना यहां पे लिख के दे रहा हूं, एज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, अरे बोलो ना आगे, डिक्रीजेस। ब्रांचेस बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया कम होएगा, सरफेस एरिया कम होने से वैंडर वॉल्स फोर्स कम हो जाएगा। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इसका लो आएगा। समझा? क्लियर हो गया? अभी मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, अपने बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना इधर। एग्जांपल ये है CH3 CH2 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 Br है, शायद Br लिया है इन्होंने, हाँ बराबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंड देन थर्ड वाला, चुपचाप लिखो इधर, कंसंट्रेट करो। हाँ देखो कौन सा वाला एकदम स्ट्रेट चेन है, देखो ये वाला, और ये भी स्ट्रेट चेन का ही पार्ट है, मतलब कार्बन का चेन है बट ये भी उसके बाजू में ही लगा है ना स्ट्रेट में। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, इसका नाम क्या है? 1-ब्रोमोब्यूटेन। और इसके बाजू में क्या हुआ, ब्रोमो को यहां से हटा के हमने सेकंड कार्बन पे डाल दिया, तो सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया। तो अब इसका नाम यस 2-ब्रोमोब्यूटेन है। और जो तीसरा वाला है ना, ये देखो इसमें है ना 3 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 4, इसमें भी 4। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे Br इधर अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन को, सरफेस एरिया ज्यादा है। इधर पे सेकंड कार्बन पे आ गया, सरफेस एरिया कम हो गया। लेकिन इधर पे प्रॉब्लम क्या, इधर पे चेन ही 3 कार्बन का है, तो चेन का साइज छोटा हो गया। मैंने क्या बोला, एज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अगर हमको इनका बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना होता बिना बॉइलिंग पॉइंट जाने, तो मैं क्लियरली बोल देता सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका है, सबसे लोएस्ट, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा इसका। अभी हम लोग बुक में देखते हैं, अपने बुक में लिख के दिया इनका बॉइलिंग पॉइंट। अपने बुक में इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना 1-ब्रोमोब्यूटेन का कितना है? 375 केल्विन। देखो
375 केल्विन है, 2 ब्रोमो का 364 केल्विन, और इसका लास्ट वाले का देखो आया कि नहीं डिफरेंस। तुम बॉइलिंग पॉइंट रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। मैं तुमको बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको प्रूफ पता चले कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। बट व्हाई इट इज हाईएस्ट, ऊपर पढ़ो। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उनमें वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया कम होएगा, क्योंकि ब्रांचेस ऐड होते जा रहे हैं, सरफेस एरिया कम होएगा तो वैंडरवाल्स फोर्स डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होएगा। समझ गया? इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा अभी थोड़ा टाइम में, ध्यान से लिखो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है सबको? और समझ के लिखो जरा, ब्लाइंडली खाली कॉपी मत मारो। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एमसीक्यूज आता है, मोस्टली एमसीक्यूज आता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अभी हम लोग सोल्यूबिलिटी पढ़ने वाले हैं, उस पे भी एमसीक्यूज आते हैं। गिव रीजन का क्वेश्चन आ सकता है आपको, गिव रीजन का। जैसा ऐसा आपको पूछ सकते हैं कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इधर बोलेंगे गिव रीजन, तो फिर आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई ये स्ट्रेट चेन है, वो ब्रांच चेन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसमें वैंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा गिव रीजन में लिखना पड़ता है। तो ये सब पे गिव रीजंस आते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पे। हो गया क्लियर? समझा क्या सबको? लिखा सबने? हाँ, अब फोर्थ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ने वाले, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हमेशा सोल्यूबिलिटी सबसे पहले किसमें चेक की जाएगी? वाटर में। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पहला काम है कि आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसको पानी में डिसॉल्व करो और चेक करो कि वो सोल्यूबल है या नहीं है। अब क्या होता है, कोई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होता, बट टेम्परेचर बढ़ाने से डिसॉल्व होता है। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था कि जनरली ऐसा देखा गया है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हीट करना पड़ता है, तब भी उनका सॉल्वेंट पानी है, क्योंकि हीटिंग करने पे भी वो डिसॉल्व हो ही गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हीट करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं होते, मतलब उनका सॉल्वेंट वाटर नहीं है। अब जिनका सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो इसका मतलब उनका सॉल्वेंट कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो अभी अपने को यहां पे सीखना है। ठीक है, अभी सुनो पहले ध्यान से। इन्होंने अपने को क्या बताया कि जितने भी अल्काइल हैलाइड्स है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड्स आर एक्स, ये पोलर है क्या नॉन पोलर है? जल्दी से आंसर दो, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, पोलर है। तो अल्काइल हैलाइड्स अगर पोलर है तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, यस याद आ रहा है कुछ, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिसमें बोला गया था कि अगर सोल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। तो अब अगर मैं पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, वाटर, हाँ ध्यान देना इधर पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अल्काइल हैलाइड इज पोलर और आपने इसको वाटर में ऐड कर दिया, वो भी पोलर है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ये इनसोल्यूबल होता है। ना दिस इज एक्सेप्शनल केस। अल्काइल हैलाइड्स पोलर होने के बाद भी पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। अब व्हाई दे आर इनसोल्यूबल, ये मैं रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या, किसी भी सोल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में डालते हो
मैं थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करूंगा, अभी खाली थोड़ा बहुत बता देता हूं। जब अपन किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, तीन टाइप का इंटरेक्शन होता है उधर, तीन टाइप का। पहला होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और एक होता है सोल्यूट सॉल्वेंट। यहां पे क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में देयर इज नो इंटरेक्शन। तो अब इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं हो रहा डेवलप, तो फिर ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होने, मिक्स ही नहीं होने वाला, मिक्स ही नहीं होने वाला। तो पता क्या चला कि ये इनसोल्यूबल क्यों है, ध्यान से सुनो। ये इनसोल्यूबल इसलिए है बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये रीजन है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होता है ना, मैं अभी से बता दे रहा हूं, आगे आने वाले चैप्टर का पॉइंट है ये, जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सोल्यूबल है, एक्चुअल में वो पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इधर मैंने क्या लिखा वर्ड, इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। किसकी इनएबिलिटी है, अल्काइल। ये रीजन, ये क्यों है ऐसा, अभी इसके पीछे का भी रीजन है कि व्हाई दे आर नॉट फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली पता चला कि अल्काइल हैलाइड्स और अल्काइल हैलाइड्स, मतलब ये कौन सा हुआ, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, ये बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो पानी जो है वो इस इंटरेक्शन को ओवरकम नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर पानी के साथ अल्काइल हैलाइड को इंटरेक्ट करना है तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच का फोर्स टूटना चाहिए, तभी वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब इनका इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्गर, तो वाटर जो है वो उस फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता। ये पॉइंट मार्क करो टेक्स्ट बुक में, अभी जिसके पास भी है बताता हूं मैं कहां लिखा है, क्या क्या रखा है, ये देखो, इस पॉइंट को सब लोग मार्क करेंगे यहां पे। मैं बता रहा हूं, फोर्थ लाइन में अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। मिला क्या? सो अल्काइल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अल्काइल हैलाइड्स के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, जबकि अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं है। इसीलिए ये जो है ना, इधर पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है इनके बीच में, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमको पता चला कि अल्काइल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वैसे अपने बुक में नॉन पोलर लिखा है, वैसे लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाता है। लो पोलैरिटी मतलब जैसे एसीटोन वगैरह जो होते हैं, अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं, उनमें पोलैरिटी थोड़ी कम होती है, तो उसमें भी वो डिसॉल्व हो जाता है। बट अपन टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज से जाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम में गिव रीजन बोर्ड्स वगैरह में आएगा तो उसमें लिखना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड्स क्योंकि पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पानी पोलर है, तो वो किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। हो गया? यहां पे है ना, ये नॉन पोलर वर्ड है ना,
इसके नीचे और करके लो पोलैरिटी लिख दो या लेस पोलर। ठीक है, मैं ऐड करवा रहा हूं क्योंकि अपने पास जो लो पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये एग्जाम्पल बुक्स में नहीं लिखे हुए, नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल। इसमें ना सबसे पहले अल्केन्स आते हैं, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन। उसके अलावा नॉन पोलर में बेंजीन आता है, टोलुइन आता है, और ईथर भी आते हैं। ईथर नॉन पोलर तो नहीं है, बट ये लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट है, लेस पोलर है। ईथर में पोलैरिटी होती है बट कम होती है, तो ईथर लिख सकते हो। उसके अलावा एक बहुत ही फेमस है आपका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है। इनके अंदर अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व हो सकते हैं। हेक्सेन, हेप्टेन के अल्केन है, अल्केन्स आर नॉन पोलर। बेंजीन भी नॉन पोलर है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। टोलुइन भी नॉन पोलर है क्योंकि वो भी हाइड्रोकार्बन है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है दे आर नॉन पोलर। ईथर जो होता है ना वो लो पोलैरिटी में आता है, अभी मैं ईथर जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। और CCl4 भी नॉन पोलर है। इन जितने भी नॉन पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। मैंने लास्ट टाइम बोला था जो लोग पोलर होते हैं उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, चार्ज इंटू रेडियस। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा के लिए जीरो होता है। मतलब देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, कुछ भी नहीं होता उधर चार्ज। ये जो है ना हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टोलुइन, ये सब नॉन पोलर में आते हैं। ईथर स्लाइटली पोलर होता है, तो इसलिए मैंने लो पोलैरिटी इधर पे डाला है। CCl4 भी नॉन पोलर में ही आता है। तो ये सब में आपका अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को याद रखो। लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए था बट हुआ नहीं, इनसोल्यूबल है वो। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इसका लास्ट पॉइंट बचा है, उसमें ये बताया गया क्या? हाँ हाँ, वही उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इधर ध्यान दो, ये जो पढ़ा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन CET में पूछा गया है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इधर पे अराइल हैलाइड्स की बात चल रही है। अराइल हैलाइड्स क्या होता है? व्हेन द हैलोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, वो अराइल हैलाइड्स है, एरोमेटिक है। अराइल हैलाइड्स के बारे में भी सेम चीज बोली है, इनसोल्यूबल इन वाटर है बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब है ना, इनमें दो चीजों के ऊपर डिस्कशन है उस लास्ट पॉइंट में, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। तो उन्होंने क्या बोला कि अपने पास डायहेलोबेंजीन है, ध्यान देना सब लोग, डायहेलोबेंजीन। डायहेलोबेंजीन मतलब जब बेंजीन पे दो हेलोजन होंगे। तो अपने को है ना इनका एग्जाम्पल दिया है, ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा तुम्हारे को, सेम एग्जाम्पल हमारे बुक में भी है। जैसे ये वाला, नेक्स्ट ऑर्थो मेटा पैरा बनता है ना, ये मेटा है, और ये पैरा, इनका नाम लिख देते हैं। दिस इज ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, बराबर। इसका नाम मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, एंड दिस इज पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब ध्यान दो, जब एक्सपेरिमेंटली इन तीनों अराइल हैलाइड्स का
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया, तो है ना इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना नियरली सेम है, नियरली सेम है। ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 453 केल्विन, 453। उसके बाद मेटा वाले का है 446 एंड पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट है 448। ध्यान देना इधर, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4 केल्विन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन मेल्टिंग पॉइंट है। अभी मैं बताता हूं मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में ड्रास्टिक चेंज है। अगर आप ऑर्थो वाले का देखो तो लिखा हुआ है 256 केल्विन, मेटा वाले का है 249 केल्विन और पैरा वाले का कितना है 323 है ना। अब है ना इधर पे सोचने की बात है, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं था, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट सडनली बहुत बढ़ गया। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का निकाला जाता है, मतलब यहां पे सॉलिड के अंदर कुछ तो चेंजेस आया है। अभी अपन ने सॉलिड स्टेट पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करता, वो उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुमको थोड़ा बहुत लॉजिक तुम लगाओ, हम पढ़ते हैं कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कार्बन का अरेंजमेंट। और कार्बन का जो अरेंजमेंट है डायमंड में वो इस तरीके से हुआ है कि इट इज अ टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर। टाइटली पैक्ड का मतलब हुआ कि अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ही कम है और मैक्सिमम स्पेस कार्बन के एटम ने ऑक्यूपाई की है। तो इससे पता यह चलता है कि सॉलिड्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है वो मॉलिक्यूलर मास पे नहीं, किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये ध्यान से देखो पैरा को, पैरा वाला जो स्ट्रक्चर है, इस पैरा वाले स्ट्रक्चर में हमको बोला गया कि ये स्ट्रक्चर है ना सिमेट्रिकल है। बड़ी सिमेट्रिकल, ये देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल जा रहा है ऐसे, मतलब इसको बीच में से कट करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा इक्वली। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का एक फायदा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, या फिर आप बोलो मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोल दो, आर क्लोजली, या फिर लिखो कैसे होंगे, क्लोजली या फिर टाइटली पैक्ड। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने का फायदा होता है क्योंकि ना सॉलिड्स में, सॉलिड जब बनता है तो पार्टिकल जब अरेंज होते हैं ना तो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक पैटर्न में फॉलो करते हैं। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इनका पैटर्न एकदम परफेक्टली जाता है और उस वजह से क्या हो जाएगा, इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा भाई, क्योंकि अरेंजमेंट इसका एकदम क्लोजली पैक जा रहा है। स्ट्रॉन्गर फोर्स विल डेफिनेटली गिव यू हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको मेल्ट करवाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल कौन सा है? मेटल, डायमंड मेटल नहीं है, टंगस्टन, बराबर। टंगस्टन जो है वो मेटल्स में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, जिसको अपन पहले बल्ब में यूज करते थे एज अ फिलामेंट। क्यों? क्योंकि मैंने शायद बोला भी था क्लास में, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो बल्ब अगर गर्म भी होता है तो वो मेल्ट नहीं होगा और अंदर का एटमॉस्फेयर इनर्ट होता है, अंदर इनर्ट गैस होती है बल्ब के। अभी तो अपना एलईडी बल्ब आ गया, पुराने वाले बल्ब की बात कर रहा हूं। तो एक्चुअल में समझा क्या हमको, वो मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई क्यों गया रहेगा टंगस्टन का? क्योंकि टंगस्टन के अंदर जो पार्टिकल अरेंज हुए रहेंगे ना वो एकदम टाइटली पैक्ड पार्टिकल होंगे। क्योंकि क्या होता है, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है ना तभी पार्टिकल क्लोजर रहते हैं। अगर वीक फोर्स रहेगा तो टाइटली पैक कहां से होगा? फिर तो वो लूजली पैक्ड रहेगा और लूजली पैक स्ट्रक्चर रहेगा मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहेगा, लो। इसलिए देखो सारे मेटल्स हार्ड नहीं है। क्या सारे मेटल्स हार्ड है? सोडियम इज नॉट हार्ड। सोडियम तो यार नाइफ से कट होता है,
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर नॉट हार्ड मेटल. लेड इज नॉट अ हार्ड मेटल. इसका मतलब मेटल तो है लेकिन उसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो तो वीक है. तो सारे सॉलिड्स हार्ड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. हाँ, बट मोस्ट ऑफ दी सॉलिड्स जो मेटल्स होते हैं दे हैव हार्डनेस, बट सारे हार्डनेस नहीं दिखाते. तो ये सब है ना, इस पे डिपेंड करता है. ये मैं सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाऊंगा. अभी फिलहाल टाइम बिंग इतना याद रखो. तो मैं एक रीजन, इसका एक पॉइंट बताता हूं, उसको मार्क कर लो. अरे को यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, 8 लाइन, 8th लाइन है. पेज नंबर 215 पे 8th लाइन है. इसको मार्क करो, ये एमसीक्यू में आया था. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर which can easily pack closely in the crystal lattice. crystal lattice मतलब जब सॉलिड बनता है ना तो उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं. अब ये नया वर्ड है तुम्हारे लिए, वो सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगा, ये सॉलिड स्टेट में आता है. ठीक है. देन एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट्स लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी मतलब उसको ब्रेक करने की एनर्जी. इसको ब्रेक करना मतलब मेल्ट करना. तो ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा होगी ऑब्वियसली, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा. मार्क किया सबने वो पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो. क्लियर हो गया? अबे समझा? तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड्स का. अबे लास्ट तक मार्क करना है. मेन तो रीजन यहां लिखा है ना, एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फैन क्या? कौन सा? सॉलिड स्टेट है ये, सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में पार्टिकल जितने क्लोजर उतना स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स. ये सॉलिड है ना, टाइटली पैक स्ट्रक्चर्स, वो बॉइलिंग पॉइंट में काम आता है. मेल्टिंग पॉइंट इज टोटली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, एटॉमिक साइज, मॉलिक्यूलर मास, उस पे. हाँ, यस यस, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड पोलर होता ही नहीं है. अल्केन में 2 ही बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, बोथ आर नॉन पोलर. तो पूरा का पूरा अल्केन नॉन पोलर ही होता है. इधर ध्यान दो. अभी पेज नंबर 219 निकालो. पहले मैं तुम्हारे को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद वापस से वो प्रीवियस टॉपिक पे आएंगे. ठीक है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज. देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है केमिकल रिएक्शन. और इसके पहले हम अब तक जो केमिकल रिएक्शन कर रहे थे वो था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अब जो करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये है कि शुरू ही अल्काइल हैलाइड से करोगे. और अभी आपको अल्काइल हैलाइड से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं. ठीक है, शुरू किससे करेंगे? हाँ, और उसमें डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में. आज जो सिखाने वाला हूं ये 7-8 रिएक्शंस है जो आपको आने वाले चैप्टर में, हर एक चैप्टर में एक एक दो दो मिलेगा. ठीक है. और एक चीज समझ लो, जो आज सीखने वाले हैं इनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे कॉमन रिएक्शंस होते हैं. क्योंकि मैंने बोला था 3 टाइप के रिएक्शन हम करते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन. एलिमिनेशन इतने ज्यादा नहीं होते, एडिशन भी बहुत ज्यादा नहीं होते, ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन होता है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर नहीं आया तो आगे आने वाले चैप्टर में भी सारे सब्स्टिट्यूशन ही है मोस्टली, तो वो भी नहीं आएगा. क्योंकि जो मैकेनिज्म होता है ना वो सेम होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताया था मैंने, रिप्लेसमेंट. हाँ, वही यहां पे करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा, उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
सब्स्टिट्यूशन तो कर ही रहे हम लोग, बट कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं? हाँ, तो पहले मैं तुम्हारे को इसका डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है? रट्टा नहीं मारने का, डेफिनेशन इधर कोई पूछता नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है? तो इसका एक्चुअल में बेसिक चीज याद रखना है, व्हेन वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड और substituted by another nucleophile, तब उस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा, ठीक है? अब देखो मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, जिसने भी ध्यान दिया ना, एक बार अगर अच्छे से ध्यान देगा पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोला गया अपने को कि आप शुरू करोगे अल्काइल हैलाइड से। अब अल्काइल हैलाइड होता है ये, ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में एक न्यूक्लियोफाइल है, कौन है? हैलोजन, बराबर। इसी को रिप्लेस करना है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, उसको मैं यहां पे NU लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल का वो नोटेशन है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए E+ लिखते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब जो चीज बता रहा हूं ये सब बुक में ऐसा नहीं दिया है। ये जो अपना हैलोजन है ना, ऑब्वियसली हमको लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था बॉन्ड पोलर है, तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। इसका मतलब जब भी ये बॉन्ड टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इसके वजह से हैलोजन को एक नाम दिया गया, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब उसका काम ही है कि उसको लीव करना है वहां से, क्योंकि उसको दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आने देना है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट होना है, तो ये जब तक जाएगा नहीं वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब जब ये निकलेगा, सुनो ध्यान से, जब ये निकलेगा दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज क्या बोलेंगे कार्बन को? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल तो X- निकल गया। क्या निकला? X नहीं बोलना, X-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ गए, X- चला गया, तो अब कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और ये कौन है? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे ये अटैक करेगा आपको एक नए न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे, और ये आपका X- इधर पे चला गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हम लोग करने वाले आज, मतलब मैं इस न्यूक्लियोफाइल के जगह पे 8 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल बताने वाला हूं, जिससे यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और चीज, एक्स्ट्रा पॉइंट, इस पूरे रिएक्शन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आता। अगर तुम चेक करो तो यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज, और यहां भी चेक करो क्या हो गया? यस, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल तो रिप्लेस हुआ, X-, उसके जगह कोई दूसरा आ गया, लेकिन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज। वो पहले भी sp3 था और अभी भी वो sp3 ही है। सो दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। तो अब ऐसे तुम्हारे बुक में 8 है, मैं एक एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, 9 रिएक्शंस। ये सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, सच बोल रहा हूं मैं। अगर ये तुमको नहीं आया और अगर तुमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, अल्कोहल चैप्टर में तुम स्ट्रगल करोगे, बिकॉज अल्कोहल के भी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर यहां समझ में आया तो वो भी आ जाएगा, पूरा लिंक है, पूरा का पूरा लिंक है। तो ये जो 8 रिएक्ट, और ये ना बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो अभी अपन करने वाले हैं, देखो ये बता रहा हूं अपन कौन सा करने वाले हैं। ये टेबल दिख रहा होगा तुमको पेज नंबर 220 पे, एक्चुअल में सिर्फ टेबल बना के दे दिया 8 रिएक्शन का। अपन ऐसे थोड़ी करेंगे, अपन पूरा एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं। मैं हर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें से
एक रिएक्शन बोर्ड में आता ही आता है हर साल, 101% आएगा, और ये हर साल होता है फ्रॉम दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्योंकि इसमें जो जो रिएक्शन दिए है ना, ये सब आने वाले चैप्टर में फिर से रिपीट होते हैं। तो पहले चैप्टर में देने का रीजन ये है कि एटलीस्ट आप फेमिलियर हो जाओ कि आप क्या क्या बना सकते हो अल्काइल हैलाइड से। देन आने वाले चैप्टर में आपको क्लिक होता है कि अच्छा ये पढ़ा था पहले चैप्टर में, वही है, समझा। तो ये पूरे रिएक्शन उन्होंने टेबल के फॉर्म में दिया, अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन विथ एग्जांपल करने वाले इसको, ठीक है। इतना हो गया लिख के, ठीक है क्या सबने? हाँ, चेंज करूं? चलो पहला रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखवाता हूं, उधर पे कुछ लिखा ही नहीं है। उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा देखो, प्रिपरेशन में रिलेट देखो कैसे करने का। प्रिपरेशन में हम लोग अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, अब हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने वाले हैं। अब इसका मतलब यह है कि मुझे X को रिप्लेस करना है किससे? OH से, और OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल, और X माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें ना दो मेथड है, अपने बुक में एक ही दिया है, मैं दूसरा भी बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड में मैंने वो क्वेश्चन देखा और उन्होंने टेक्स्ट बुक में डाला नहीं, ठीक है। दोनों करेंगे अपन। पहला जो मेथड है ना वो है विथ एक्वियस KOH। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब उधर देखो एक्वियस वर्ड है, उसका मतलब क्या है? हाँ अबे एक्वियस वर्ड मतलब KOH को पानी में डिसॉल्व किया है। हाँ, और एक चीज सुन लो, ऑर्गेनिक में ये एक्वियस वगैरह जो लिख के आता है ना, इसको ऐसे ही छोड़ने का नहीं रहता, उसका मीनिंग रहता है कुछ। अब एक्वियस KOH का क्या मीनिंग है थोड़े टाइम में बताऊंगा, ध्यान से सुनो इधर पहले क्या होएगा। ये जो आपका KOH है, दिस इज योर रिएजेंट। क्या है ये वो रिएजेंट है जो आपको न्यूक्लियोफाइल देगा, OH माइनस यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले जनरल रिएक्शन देख लो, स्टार्ट किससे करेंगे और उसमें ऐड क्या करेंगे, KOH के नीचे ऐसे लिख देने का, और फिर यहां पे हीट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं। जब KOH पानी में डिसॉल्व होता है इन वाटर, एक्वियस है ना, अबे ये आयोनाइज होएगा, K+, ये देखो न्यूक्लियोफाइल, समझा क्या? अभी कुछ लोग को अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है और याद है तो मैंने बोला था NaOH KOH आर स्ट्रॉन्गर बेसिस एंड दे डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब बहुत सारा OH माइनस आएगा अंदर, तो मेरे पास तो न्यूक्लियोफाइल की कमी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी सोल्यूशन में है, जस्ट रिप्लेसमेंट की बात है। यहां से K+ देखो आयनाइज हो गया वहां पे। अब K+ जो है वो एक्चुअल में X माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा, नहीं समझा? इसको ऐसे लिखो, चलो ये देखो K और X, एक K+ उधर पे और X माइनस क्या लीविंग ग्रुप है, तो K+ X माइनस तो बाय प्रोडक्ट बन गया, इधर बचा क्या, OH माइनस, जो अटैक किस पे करेगा, अल्काइल ग्रुप पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देन यू विल गेट योर प्रोडक्ट। ये हो गया अपना ROH प्लस KX, बन गया अल्कोहल, ऐसे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, OH माइनस, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लिखते हैं अपन। एग्जांपल कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, चलो मैं लेता हूं CH3Br ले लेता हूं, ठीक है, और CH3Br में हम लोग KOH, और एक्वियस लिखना कंपलसरी है, अभी थोड़े टाइम में बताता हूं एक्वियस लिखना कंपलसरी क्यों है। अच्छा यहां से क्या जाएगा, K+ और Br माइनस, तो OH आके Br को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3OH प्लस KBr,
इनका नेमिंग लिखो और कॉमन आईयूपीएसी कोई भी एक लिख दो, जैसे मैं आईयूपीएसी लिख रहा हूं इसका ब्रोमोमीथेन, ठीक है, और ये वाला आपका मिथेनॉल। अच्छा तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, कोई भी अल्काइल हाइड्राइड लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, इथाइल क्लोराइड ले लो, एन प्रोपाइल आयोडाइड ले लो, कुछ भी ले लो। समझा गया ये पॉइंट? हाँ, अब इस रिएक्शन का कुछ ऐसा पार्ट जो बुक में नहीं है वो आगे आएगा, अभी बता दे रहा हूं, सुनो। इसमें क्या है ना, KOH है ना, KOH एक्चुअल में दो टाइप का होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसको नोट में लिखेंगे हम लोग, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, KOH दो टाइप का होता है, सुनो ध्यान से। अभी जो मैंने लिखा वो एक्वियस है ना, एक्वियस KOH जब भी यूज करोगे आपका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, और सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज गिव्स यू अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। अब ये ना मेमोराइज करने वाली चीज है, क्योंकि जिसको ये याद रहेगा उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। दूसरा जो KOH हम लोग इसी चैप्टर में आगे यूज करने वाले हैं वो अल्कोहलिक KOH होता है। अल्कोहलिक KOH मतलब उसका सॉल्वेंट अल्कोहल है, ऊपर जो एक्वियस लिखा है ना उसका सॉल्वेंट वाटर है, और अल्कोहलिक KOH मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व किया है। अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, एलिमिनेशन होता है बेटा, एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन गिव्स यू अल्कीन। ये है एक छोटा सा शॉर्टकट जो आपको एटलीस्ट एग्जाम में अवेयर करेगा कि अगर आपने अल्कोहलिक KOH देखा तो ये आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहां पे प्रोडक्ट अल्कीन बनने वाला है। अब वो कैसे बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा, एलिमिनेशन अभी आया नहीं है बट आएगा, इसी चैप्टर में आएगा, और मैं अल्कोहलिक KOH वहां पे यूज करूंगा। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि कभी कभी एग्जाम में एक्वियस KOH की जगह वो लोग एक्वियस NaOH दे देते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अबे NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वहां से भी OH माइनस आएगा, ठीक है, बट हम लोग नॉर्मली KOH क्यों लिखते हैं, बिकॉज KOH इज मोर स्ट्रॉन्गर देन NaOH। जो बेसिसिटी होती है ना, बेसिस की टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है, तो KOH NaOH से स्ट्रॉन्गर बेस है। लेकिन अगर NaOH भी आ गया एग्जाम में, मतलब अगर यहाँ पे NaOH लिखा तुमने, तब भी रिएक्शन हो जाएगा, मार्क्स नहीं घटेगा। समझ में आया? तो ये KOH का दोनों पॉइंट अब याद रखना है। एक्वियस आया तो सब्स्टिट्यूशन होएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। अगर अल्कोहलिक आया तो एलिमिनेशन होएगा और अल्कीन बनेगा। ये अभी बाकी है, इसको आने के लिए 2-3 लेक्चर है और टाइम लगेगा उसको। क्लियर हो गया सबको? अब इसमें कोई डाउट है तो बोलो। समझा मेथड? अब इसका बी वाला पार्ट करना है अपने को, ठीक है? करूं चेंज? इसका बाकी है, हो गया क्या? हाँ, अभी देखो बी वाले पार्ट में क्या है। ये देखो, ये ना, ये बोर्ड में पूछा है और बुक में दिया नहीं है, बुक में मिसिंग है ये। कॉन्सेंट्रेट करो रे। देखो इधर मैंने लिखा है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड इज Ag2O। एक्चुअली ना Ag2O एक पाउडर होता है, सॉलिड होता है, बट उधर मॉइस्ट वर्ड आया मतलब उसमें वाटर होगा, सीधी बात है। जब हम लोग Ag2O में मॉइस्चर मतलब पानी ऐड करते हैं तब एक रिएक्शन होता है, पहले वो बता देता हूं। ये देखो, Ag2O में आपने मॉइस्ट किया उसको वाटर ऐड करके, तो ये बनाता है, क्या बना रहा है देखो, यस, अबे सिल्वर हाइड्रोक्साइड में OH माइनस है तो अल्कोहल यहां से बनेगा, AgOH हो गया ना वो। तो Ag2O अगर आप ड्राई पाउडर डालोगे तो अल्कोहल नहीं बनेगा, मॉइस्ट वाला डालोगे मतलब उसके साथ वाटर ऐड करोगे तो फिर वो अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि फिर वो Ag2O नहीं रहता, वो AgOH बन जाता है। तो AgOH प्रोड्यूसेस OH माइनस। तो अब अपने को रिएक्शन को चेंज करना है,
अपने को स्टार्ट तो अल्काइल हैलाइड से ही करना है, लेकिन हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, AgOH। लेकिन सुनो, AgOH लाया कहां से तुमने? हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा एरो पे। क्या लिखना पड़ेगा? मॉइस्ट Ag2O। अच्छा, मैंने पेपर में है ना, ये जब रिएक्शन देखा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पेपर में ना, इसको ऐसा भी लिखते हैं। अब जिनके लिए ऐसा भी देखा है मैंने, एक ही बात है, Ag2O एंड वाटर लिखा है ना, मॉइस्ट Ag2O ही है वो। या तो ऐसा लिख के आएगा या तो ऐसा लिख के आएगा, ठीक है। अब इधर से देखो, बहुत इजी है, अपने को क्या रिमूव करना है यहां से? हाँ, X माइनस और उसके साथ कौन? यस, Ag प्लस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। इट विल अटैक ऑन अल्काइल ग्रुप, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आएगा ROH प्लस AgX। अभी एग्जाम्पल तुम लोग लिखो, चलो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करो इसको कंडीशंस के साथ। और पूरा नेमिंग चाहिए, रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम पूरा चाहिए। मस्ती कम करो यार। हाँ हाँ, बराबर। नहीं नहीं, बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है यहाँ। बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम। रिएक्टेंट आपका ये है CH3CH2I, और प्रोडक्ट जो आपका अल्कोहल आएगा, बस उनका दोनों का ही नाम लिखो और किसी का नाम मत लिखो। क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली AgOH एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको बनाया जाता है Ag2O में पानी डाल के और फिर उसको रिएक्शन में डालते हैं। इन सिटू नहीं है ये, Ag2O पाउडर होता है, उसमें पानी मिक्स करते हैं तो वो AgOH बन जाता है, फिर उसको रिएक्शन में डाल सकते हैं। इसका नाम लिख। ये क्या है? आयोडो ब्यूटेन। अच्छा, ई के बाद यू आता है क्या आजकल? ये तो यू कहाँ से आया? ठीक है, हाँ पता है मुझे, मालूम पड़ गया। सॉल्यूशंस भी आ रहा है, वो तो जुलाई में एग्जाम है ना, तब तक तो अल्कोहल के अल्डिहाइड भी हो जाए, अल्डिहाइड भी स्टार्ट हो जाए। ओके, इधर ध्यान दो। अभी जिन लोगों को ये भी नहीं आ रहा, डूब मरो तुम, क्योंकि इतना इजी है ये। सिर्फ आपको हैलोजन को रिप्लेस करके OH लगाना है। अब यहां पे अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH प्लस AgI। तो नाम लिखेंगे इनका IUPAC में। इसका IUPAC नेम है आयोडो इथेन और इसका नाम है इथेनॉल। यहां पे कंडीशन लिखना कंपलसरी है। अब देख लो इधर, अगर फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन 1 मार्क्स के लिए आता है, अगर ये रिएक्शन 1 मार्क्स के लिए पूछा और आपने सब कुछ सही लिखा, यहां पे मॉइस्ट Ag2O नहीं डाला, 0 है, सीधा 0, अभी बोल रहा हूं मैं, हाफ मार्क्स मिलेगा ही नहीं, बिकॉज जो मेन कंडीशन है वही तुमने मिस कर दिया है। बिकॉज AgOH जो होता है ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाया वो यहाँ पे लिखा है, Ag2O इज अ पाउडर जिसमें पानी डाल के उसको AgOH बनाया। अब तुम अगर यही नहीं लिखोगे, एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं हो, तुमको 0 देगा। मैं भी बोल रहा हूं, कंडीशंस मिस नहीं करना। अब वो जैसे हमने लूकास रिएजेंट पढ़ा था, अब वो रिएक्शन का मेन पार्ट ही लूकास रिएजेंट है। अब तुम लूकास रिएजेंट नहीं लिख रहे हो, तुमने एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिखा, तुमने खाली HCl डाला, प्रोडक्ट बना दिया,
मार्क्स ही नहीं मिलेगा। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रैक्टिस करने बोल रहा हूं बार बार। प्रैक्टिस करोगे तो कंडीशन याद होगी। इतना हो गया, सबको समझ में आ गया? तो अल्कोहल बनाने के कितने मेथड है? दो है, एक एक एक्वियस KOH और एक Ag मॉइस्ट Ag2O जिससे AgOH बनता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन कौन सा है ये तुमको नहीं मालूम, रहने दो। हाँ बोल। एक्चुअली वो Ag2O में मॉइस्ट पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं ना, तो वो AgOH बन जाता है, हाइड्रोक्साइड बन गया, वो पानी के वजह से वो हाइड्रोक्साइड बन गया, देन उसको डालते रिएक्शन में, समझा? हाँ सुनो इधर, ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, बट अभी मैं तुम्हारे को इसके मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी ये, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में ये वाला रिएक्शन। अभी मैं तुम्हारे को एटलीस्ट इतना बता दूंगा कि ईथर बनाते कैसे। ठीक है, ओए सब लोग चुप बैठेंगे, मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सबका ध्यान इधर चाहिए। सबसे पहला चीज ये है कि ईथर जो होता है, ईथर इसका फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होते हैं। मतलब ईथर आपको ऐसा दिखेगा, या तो आप ऐसा लिखो या फिर दोनों में एक डिफरेंस है, यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल ईथर, ये शायद मैंने पढ़ाया था 11th। और ये वाला जो है ना, इसको अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। ठीक है, R' लिखने का मतलब क्या है कि ये वाला और ये वाला अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, और दोनों जगह R लिख दिया तो सेम है। हाँ अब सुनो इधर, ईथर बनाने का जो सबसे फेमस मेथड है, एक साइंटिस्ट है जिसने वो मेथड किया था और उसके नाम पे ही वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ओके ध्यान दो, विलियमसन सिंथेसिस, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल फेनॉल ईथर में आएगा, लेकिन अभी सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी वो उतना नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उतना ऑर्गेनिक पढ़ा भी नहीं अपन ने। अभी इतना समझना है कि ईथर बनाएंगे कैसे। तो ईथर बनाने के लिए एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, देखो अभी पहले जनरल रिएक्शन देख लो। स्टार्ट करना है अल्काइल हैलाइड से, और इसमें एक रिएजेंट ऐड करना है NaOR। ठीक है, NaOR, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है ऐसा लिखा है इसे डायरेक्टली, NaOR। अब ये जो NaOR है ना, इसमें Na प्लस है और OR माइनस है, तो OR माइनस ही आपका न्यूक्लियोफाइल है। OR माइनस क्या है? हाँ इसका नाम बताता हूं, इसका नाम है सोडियम। पहले तो सोडियम, R ग्रुप अल्काइल होता है, अल्काइल के साथ ऑक्सीजन है, तो इसको अल्कोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन को हीटिंग करने के बाद देखो भाई, ये लिविंग ग्रुप है X माइनस के साथ इनमें से कौन जुड़ेगा? Na प्लस, बराबर। और ये जो आपका OR माइनस है, ये X को रिप्लेस करेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है ROR प्लस NaX। अगर दोनों ग्रुप सेम हुए तो यू विल गेट सिमेट्रिकल ईथर, और अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हुए तो अनसिमेट्रिकल। दिस इज ईथर का प्रिपरेशन। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअली दो लेते हैं क्योंकि मेरे को सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बताना है। पहले मैं सिमेट्रिकल बताता हूं, देखो ध्यान दो इधर। सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए आपको दोनों अल्काइल ग्रुप सेम लेने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे लेता हूं CH3Br ले लिया अगर, तो यहां पे NaO CH3, यहां पे भी CH3 ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान दो, ये प्लस है
और ये माइनस। अब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा ना यहां से, तो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट आएगा बोलो? CH3O CH3 प्लस NaBr, यही आएगा। सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल है? हाँ, इनका नाम बताता हूं मैं। इसका नाम तो ब्रोमोमीथेन है। हाँ, इधर सुनो, अभी इधर सुनो, इसका नाम लिखना कंपलसरी है इधर, क्योंकि ये रिएजेंट से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ईथर मिलने वाला है। इस रिएजेंट का नाम है सोडियम। हाँ सुनो, अल्कोक्साइड वर्ड कैसे आया? अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, तो इधर अल्काइल ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, अल्काइल इज मिथाइल। मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो इसका नाम है मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। और जो ईथर बना है, अभी मैं आपको ईथर का IUPAC नहीं बता रहा, उसको सीखने के लिए अगला चैप्टर लगेगा। फिलहाल कॉमन नेम बता रहा हूं, बहुत इजी है कॉमन नेम। कितने मिथाइल ग्रुप है इधर? तो इनका कॉमन नेम ऐसा लिखते हैं, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर, दैट ये कॉमन नेम है, IUPAC नहीं है। IUPAC सीखना पड़ेगा, अभी उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बीच में। डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं इसको। ये सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है। अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे मैं अल्काइल ग्रुप को चेंज करूंगा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दूंगा, क्योंकि मुझे अनसिमेट्रिकल भी बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड एग्जांपल में है ना, ओके इधर ध्यान दो, ये देखो Na प्लस O माइनस, कौन रिप्लेस होएगा इधर? ये Br जाएगा ना लिविंग ग्रुप Na के साथ। ये देखो OC2H5 इधर अटैक करेगा, क्या मिलेगा बोलो? CH3O C2H5 और बाय प्रोडक्ट में NaBr, बराबर है। अब देखो इधर पे दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ना, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करेंगे। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? ये मिथाइल है, स्टार्ट्स विथ M, ये इथाइल है, स्टार्ट्स विथ E, तो पहला कौन आएगा? तो पहले इसका नाम आएगा इथाइल, उसके बाद आएगा मिथाइल, एंड देन लास्ट में लगाना है ईथर वर्ड, ठीक है। ये हो गया। और इसका नाम तो अपने को मालूम ही है, ब्रोमोमीथेन। अच्छा इसका नाम बताओ जरा, रिएजेंट का नाम बताओ। सोडियम क्या? अरे इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथेन ऑक्साइड नहीं, इथॉक्साइड। मैंने इधर अल्केन ऑक्साइड लिखा है क्या? इधर वर्ड देखो ना, मैंने क्या लिखा है? अल्कोक्साइड, मिथ ऑक्साइड, इथ ऑक्साइड, ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? अभी है ना इसमें एक, मतलब एक नहीं, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें। अभी किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि सर आपने C2H5 इधर क्यों नहीं लिया और CH3 इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि सेम प्रोडक्ट मिलता था। नहीं समझा क्या बोला मैंने? अगर मैं C2H5 इधर लेता ब्रोमोइथेन और इसको मिथॉक्साइड लेता तब भी रिएक्शन होता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिया, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। मोस्टली अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा मैं कि ऐसा हमने क्यों किया। अभी अपन जितने भी रिएक्शंस कर रहे हैं ना, इनका मैकेनिज्म होता है। जैसे अपन ने अभी देखो मैकेनिज्म किया था, कभी किया था मैकेनिज्म, मार्कोनिकॉफ वगैरह में बताया था ना। हाँ वैसा है ना, इनका भी मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म अगले लेक्चर में आने वाला है, जब वो सिखाऊंगा ना तब तुमको ये चीज बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे CH3 ग्रुप लिया और यहाँ पे मैंने C2H5 क्यों लिया, मैं उल्टा क्यों नहीं कर सकता था, ठीक है। उसका रीजन अभी बचा हुआ है, बट फिलहाल सिर्फ मुझे रिएक्शन बताना था कि ईथर बनता कैसे। तो इससे पता चला कि विलियमसन सिंथेसिस से आप सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बना सकते हो। तो एग्जाम में जब भी ये आएगा एग्जाम्पल, आपको ईथर में मोस्टली विलियमसन सिंथेसिस ही पूछेंगे, क्योंकि वो ईथर बनाने का सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? चलो यहां लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल आपका है OR माइनस, लिख के रखो, नहीं तो यही नहीं याद रहेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन था। ये न्यूक्लियोफाइल है, और प्रीवियस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन थे?
अभी अल्कोहल बनाया था ना गधों, OH माइनस लिख के रखो वहां पे, ऐसा लिख के रखो न्यूक्लियोफाइल OR माइनस, और अल्कोहल वाले में लिख के रखो न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या है वो पता होना चाहिए। इधर हो गया, लिखा सबने? चलो नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 3। हाँ पेन बंद करूं? पीछे वाला चालू करने का। क्या हुआ? गर्मी हो रही है? अरे ओके नेक्स्ट रिएक्शन। ओए चुप बैठो। एस्टर बनाना है, और ज्यादातर लोग एस्टर और ईथर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ईथर इज ओनली ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप। एस्टर में C डबल बॉन्ड O होता है, एस्टर में C डबल बॉन्ड O आता है, मतलब एस्टर आपका ऐसा है, देखो इधर R C डबल बॉन्ड O, देन उसके बाद OR आएगा। तो एस्टर और ईथर में फर्क है, नहीं तो लोग है ना कंफ्यूजन में एस्टर को ईथर लिखते हैं, ROR लिख देते हैं। ठीक है, ये एस्टर है। अभी एक्चुअली ये प्रिपेयर करना है हमारे को, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए अपने को यहां पे कौन सा रिएजेंट ऐड करना है वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग विथ अल्काइल हैलाइड, ओए चुप बैठो रे। ये देखो इधर ध्यान दो, ये एक सॉल्ट है अगेन, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ दर्शील, तेरे को आता है ऑर्गेनिक, इधर ध्यान देना। ओए चुप बैठो, देखो इधर ध्यान दो। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OH, तो H को रिप्लेस किया है सिल्वर से, मैं सोडियम से भी रिप्लेस कर सकता हूं, तो वो बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पोटेशियम से रिप्लेस करूंगा तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बट बोला गया है इस रिएक्शन के लिए ये वाला सॉल्ट लो। अब तुमको यहां से नजर आ जाना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कौन है, RC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि Ag प्लस तो निकलेगा यहां से और ये लिविंग ग्रुप के साथ जाएगा X माइनस के साथ। जब ये लिविंग ग्रुप X माइनस के साथ जाएगा, सुनो अभी ध्यान से, अपने को करना क्या है, पहले ये लिखना है, क्या लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और ये R इलेक्ट्रोफिलिक है आपका, समझा? और बाय प्रोडक्ट क्या लिखना है, समझा कि नहीं? ऐसे एस्टर बनता है। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कौन सा है? ये देखो ये पूरा RC डबल बॉन्ड O माइनस लिखेंगे हम लोग साइड में उधर, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये Ag प्लस लिविंग ग्रुप के साथ कंबाइन होगा, AgX बनेगा, और ये जो R है ये इस पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये O माइनस एक्चुअल में R पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मैंने बोला था ना R इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। हाँ, तो अभी इसका एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका।
पहला एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, दोनों जगह सेम ग्रुप ले लेते, चलो CH3Cl प्लस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस। हाँ ध्यान दो, इधर ध्यान दो, लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl माइनस लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा CH3 पे, तो CH3 का बॉन्ड O के साथ बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो? CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgCl। क्लियर हो गया? अच्छा इनका नाम लिखते हैं अभी, पहले देखो इसका नाम तो क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला ग्रुप बहुत बार आया है, CH3 एसीटेट, बराबर, सोडियम एसीटेट मैंने बहुत बार यूज किया है। अपन ने ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में लिखा था CH3COONA, याद है? और Na की जगह सिल्वर है, उधर पे सॉल्ट का नाम था सोडियम एसीटेट, इधर पे नाम क्या रहेगा? सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट नाम है इसका। हाँ, अब जितने लोग को भी एस्टर का नाम नहीं आता है सीख लो, अब एस्टर का नेमिंग कैसे करते हैं। देखो इसमें टोटल कितने कार्बन है? टोटल 3 कार्बन है, बट 3 में से 2 कार्बन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस में नहीं आ रहा क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है। तो पहले जो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं है उसका नाम लिख दो, मिथाइल लिख दिया। अब तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन बोलते हैं। अब जितने भी लोगों को नहीं मालूम है इधर ध्यान देना, एस्टर का जो ग्रुप होता है इसका प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। अभी फिलहाल अपने को प्रीफिक्स की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो उसको, सफिक्स पे ध्यान दो। इसका सफिक्स है प्रीफिक्स होता है उसका, एक्चुअली उसको बोलते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। कहां से आया वर्ड? OR को बोलते हैं अल्कोक्सी, C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बन, बट वो यूज नहीं होता, मतलब बोर्ड के लेवल पे तो यूज नहीं होता, तो इसलिए मैंने बताया नहीं था, बट ठीक है लिख लो, ऐसी यूज होएगा। ये क्या है? सफिक्स क्या है? मतलब मैं इथेन का ई रिप्लेस करूंगा और उसके जगह क्या लिखूंगा? OATE, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। एक और एग्जांपल लेंगे क्योंकि इस बार मैंने दोनों ग्रुप सेम लिया था, इसको चेंज करते हैं, अभी डिफरेंट ग्रुप्स लेते हैं। अभी तुम लोग लिखना है, इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो इसको कंप्लीट करो जल्दी। माइनस का चार्ज ऑक्सीजन पे है, Ag पूरा सिल्वर का एटम है, सिल्वर Ag प्लस, Ag इज अ सिल्वर, मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। और ऑर्गेनिक में ना नीट एंड क्लीन रिएक्शन लिखने पे पूरे मार्क्स मिलते हैं, मैं अब भी बोल रहा हूं। इधर पे थियरी, जैसे थियरी सब्जेक्ट नहीं है ये, क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है इधर, इधर रिएक्शन के मार्क्स है। तो एक लाइन लिख रहे हो ना तो ढंग से लिखो, फिर उसमें तुम ऊपर से ओवर राइटिंग करोगे, फिर यहाँ पे कट करोगे, वहां पे कट करोगे,
तो दिमाग खराब होगा एग्जामिनर का, जो अच्छा मार्क्स मिल रहा है ना वो भी नहीं देगा तुम। इधर थियरी थियरी नहीं लिखना है, इधर एक लाइन लिख रहे हो ना तो ढंग से लिखो उसको। हो गया? नाम कौन लिखेगा? हाँ बराबर है, इसका नाम लिखना आया क्या? हाँ फिर ये तू क्या है, ओ डबल बॉन्ड ओ कौन सा ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ है वो। हाँ नेमिंग नेमिंग कर। चलो वो उसका नाम मैं बताता हूँ, रिएजेंट का नाम मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट बन गया क्या? प्रोडक्ट है, देखो यहां से स्टार्ट करो, यहां से C2H5 C डबल बॉन्ड O O CH3। सुबह भी ऐसे ही कर रहे थे लोग, उल्टा जोड़ा है सबने। हाँ मैं देखा सुबह भी यही सेम। अबे तुमको यहां देखो ना जरा, ग्रुप को ध्यान दो। RC डबल बॉन्ड O किधर है? ये है RC डबल बॉन्ड O माइनस के साथ ये R जुड़ेगा। लोगों ने यहां से स्टार्ट किया, इधर CH3 जोड़ा और कुछ तो भलता ही बनाया है। हाँ इधर ध्यान दो, इसका नेमिंग करते हैं। अभी इसका नाम तो सबने लिखा होगा, ब्रोमोमीथेन। इसका नाम देखो, इसका नाम है सिल्वर प्रोपियोनेट। 3 कार्बन है ना, 2 कार्बन एसीटेट, 3 कार्बन प्रोपियोनेट। देखो क्या होता है मैं तुमको बताता हूं, ये वर्ड कहां से आया। प्रोपियोन वर्ड है ना, प्रोपियोन अभी तुमने पहली बार सुना है। एक्चुअल में ये सारे जो वर्ड्स है, एसिड एसिड वर्ड आता है ना, अभी एसिटेट का एसिड, फिर प्रोपियोन, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से आए हुए वर्ड है। क्यों आया कार्बोक्सिलिक एसिड से? इफ यू सी एस्टर, एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ H के जगह R है इधर, मतलब के एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना हुआ कंपाउंड है। इसलिए जब उनका नाम लिखते हैं ना तो एस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता नाम है। एसिटिक एसिड में एसिड वर्ड आता है कि नहीं, तो वही वर्ड देखो यहां पे भी आया। हाँ वैसे ही ना कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 3 कार्बन का एसिड होता है, 3 कार्बन वाला, उसका नाम प्रोपियोनिक एसिड है। प्रोपियोनिक, प्रोपियोन, तो यहां पे देखो प्रोपियोन वर्ड है। हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ है। तो एसिड्स में ना, एसिड्स का जो नेम है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम, वो बाकी सारे कंपाउंड जैसा नहीं है, टोटली अलग है। यहाँ पे प्रोपेन वर्ड नहीं आया है, प्रोपियोन आया है ना, बराबर है कि नहीं? 4 कार्बन को इधर पे ब्यूटियोन नहीं लिखते, ब्यूटिर आता है, ब्यूटिर। अबे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना बाकी है बेटा, अभी तो दांत भी गीला नहीं हुआ है। हाँ अभी तो एक्चुअल में ऑर्गेनिक शुरू हुआ है जस्ट। ब्यूटिर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम टोटली अलग है। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। ब्यूटेनोइक एसिड उसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम ब्यूटेरिक है, बिकॉज बटर में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका नाम है ब्यूटेरिक एसिड। बटर, मस्का। हाँ 5 कार्बन वाले एसिड का नाम वैलेरिक एसिड है। वैलर, वैलर वर्ड प्लांट का नाम है, प्लांट से आया हुआ है, प्लांट से मिलता है, ऐसा है। तो ये सब जो एसिड्स के नाम है ना, ये जब एसिड पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी तुम इतना याद रखो इसको, ठीक है? हाँ इसका नाम ये तो बहुत इजी था। अभी क्या है, ऑर्गेनिक धीरे धीरे कनेक्ट होता है। अभी पहला लेक्चर, पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो आगे के चैप्टर की भी आ रही है, तो अभी आगे का चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो वो लिंक हो जाएगा। तो अभी फिलहाल बेसिक तो सीख लो कि एस्टर बनाने के लिए क्या चाहिए। सिल्वर का सॉल्ट चाहिए और उसके साथ अल्काइल हैलाइड चाहिए। अच्छा इधर न्यूक्लियोफाइल कौन है, इधर लिखो गधो, न्यूक्लियोफाइल कौन है इधर? RCOO माइनस। अरे R लिखो ना, R की जगह तो कोई भी ग्रुप आ सकता है। ये है न्यूक्लियोफाइल।
ये न्यूक्लियोफाइल है RCOO माइनस। तो अब तक हमने कितने न्यूक्लियोफाइल देखे? 3। अल्कोहल बनाने का न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस। ईथर बनाने का OR माइनस, और एस्टर बनाने का RCOO माइनस। अभी नेक्स्ट वाला आई थिंक अमाइन है। हाँ अमाइन है। अमाइन का तुमको पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये उसी का रिएक्शन है। बट अभी हम लोग खाली एक ही पार्ट उसका सीखने वाले कि अमाइन बनता कैसे। नंबर 4 इज ओके, सुनो इधर। अभी पहले तो अमाइंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखो अमाइंस है ना, अमाइंस अमोनिया से बनता है। अमोनिया पता है अपने को NH3, ठीक है। तो हम लोग है ना, चुप बैठो, ऐसा लिखेंगे अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया से अमाइन बनता है। अब अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, तो अगर मैं NH3 से स्टार्ट करूं, NH3 सुनो ध्यान से, अगर हम अमोनिया का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे एक अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप मतलब R, ठीक है। तो अमोनिया हम लोग एक H रिप्लेस करेंगे और उसके जगह अगर R लिखेंगे तो ये RNH2 हो जाएगा। RNH2 इज नथिंग बट प्राइमरी अमाइन। अमाइन 3 टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी अमाइन कैसे बना? मैंने एक H रिप्लेस किया अल्काइल ग्रुप से, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, एक ही बात है, RNH2, ठीक है। अगर मैंने दूसरा वाला H भी रिप्लेस कर दिया तो अब यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बनता है ये। अच्छा, ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R2NH। और अगर हमने तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस किया अमोनिया का, देन इट विल फॉर्म अ टर्शियरी अमाइन। इसको 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली R3N भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अमाइंस के बारे में एक चीज जान लो। अभी हमने देखो 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, पढ़ा था कि नहीं? तो वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे थे? हमको कैसे पता चला कि ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? बराबर, वो कौन से कार्बन को अटैच है ये देख रहे थे। प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी कार्बन को अटैच है सेकेंडरी, टर्शियरी को अटैच है टर्शियरी। अल्कोहल में भी ऐसे ही बताया था, OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी। यहां पे कार्बन का कोई रोल ही नहीं है, तुम देख लो, यहां पे हर एक अमाइन का खुद का फंक्शनल ग्रुप है। प्राइमरी अमाइन बोला ना, इसका मतलब तुम्हारे कंपाउंड में ये ग्रुप का होना जरूरी है। कौन सा? NH2। अब वहां पे कार्बन से लेना देना नहीं है, सुन लो, वापस बोल रहा हूं, कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इट डजंट मैटर, NH2 होना चाहिए। अगर NH2 टर्शरी कार्बन को भी अटैच्ड है तब भी वो अमाइन टर्शरी नहीं होगा, अमाइन प्राइमरी होगा, क्योंकि प्राइमरी अमाइन के फंक्शनल ग्रुप को NH2 बोलते हैं। और अगर सेकेंडरी अमाइन आया तो क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप? NH ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप? NH रहना चाहिए, और आजू बाजू में 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तभी वो सेकेंडरी अमाइन होगा। नहीं तो पब्लिक को यहां पे भी क्या लगता है कि NH2 है और वो सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है तो सेकेंडरी अमाइन हो गया। ऐसा इधर नहीं चलता। अमाइंस आर बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उनका पूरा फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है, कार्बन से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो तुम कार्बन मत देखना इधर, NH2 आया मतलब प्राइमरी, NH रहा तो सेकेंडरी, और सिर्फ N रहा तो टर्शरी अमाइन होएगा।
तो टर्शरी अमाइन होएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे ये वाला अमाइन बनाना है, प्राइमरी अमाइन बनाना है, क्योंकि अपना जो मेथड है वो प्राइमरी अमाइन का है, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, प्राइमरी अमाइन लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ओके सुनो, प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए अभी जनरल रिएक्शन लिखना पड़ेगा यहां पे। तो जनरल रिएक्शन ये है कि आपको अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करना है और उसमें ऐड करना है अमोनिया। अमोनिया भी देखो कौन सा वाला, अल्कोहलिक अमोनिया चाहिए। क्या चाहिए? ये कंपलसरी है। मैं जो सिखा रहा हूं अभी रिएक्शन, ये अमाइन चैप्टर में रिपीट होगा। इस रिएक्शन का पूरा नाम है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस, अमोनो मींस अमोनिया का एडिशन, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। ये रिएक्शन वहां पे 4 स्टेप का है, अपने को अभी नहीं करना है 4 स्टेप का, क्योंकि वहां पे जब 4 स्टेप में करते हैं तो प्राइमरी भी मिलता है, सेकेंडरी भी मिलता है, टर्शरी भी मिलता है, सब मिलता है। इधर खाली प्राइमरी बनाना है। तो प्राइमरी बनाने का एक कंडीशन है, यहां पे नीचे एक्सेस वर्ड लिखना है। अगर हमने एक्सेस नहीं लिखा तो उसका रिएक्शन अमाइन चैप्टर में दिया है कि अगर हम एक्सेस नहीं लिखते तो वहां पे प्राइमरी अमाइन तो बनता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकेंडरी अमाइन, उसके नेक्स्ट स्टेप में टर्शरी अमाइन, फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में एक सॉल्ट बनता है, उसका नाम है क्वाटरनरी सॉल्ट। तो वो अमाइन में पढ़ाऊंगा। अभी खाली इतना याद रखो कि आपको अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, प्राइमरी। प्राइमरी अमाइन बनाने का कंडीशन है कि अमोनिया एक्सेस में लेना है। अब एक्सेस में लेने के बाद देखो क्या होएगा, सुनो ध्यान से। ये देखो इधर H प्लस X माइनस, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? लोन पेयर है, इस पे गधो, लोन पेयर है ना, न्यूक्लियोफाइल है। अब जो कंडीशन है रिएक्शन की वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हीटिंग के साथ साथ रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। अंडर हाई प्रेशर होता है रिएक्शन। हाँ, अब बोलो क्या होएगा, रिप्लेसमेंट किसका होएगा? X का रिप्लेसमेंट किससे होएगा? NH2 से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2 प्लस HX बन गया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है CH3CH2Cl प्लस अमोनिया NH3, यहां पे अल्कोहल लिखो, उसके नीचे एक्सेस लिखो। ओके, सेम कंडीशन, हीटिंग, हाई प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर अप्लाई इसलिए करना पड़ता है यहां पे क्योंकि अमोनिया जो है वो एक्चुअल में गैस है, अमोनिया का ओरिजिनल स्टेट गैस है। ठीक है, हाँ अब सुनो इधर पे क्या होएगा, ये Cl माइनस और कौन निकलेगा उसके साथ, H प्लस, और ये NH2 इस पे अटैक करेगा, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 NH2 प्लस HCl। समझा? अभी अमाइन का नाम देखो, इसका तो नाम सबको मालूम है, क्लोरोइथेन आएगा ये। अमाइन का नाम देख लो सब लोग, सुनो इधर, अमाइन है ना, अमाइन, अमाइन का प्रीफिक्स और सफिक्स बता देता हूं। अमाइन का प्रीफिक्स है, पता है क्या किसी को? हाँ, अमाइनो बराबर, और अमाइन का सफिक्स है, यस अमाइन, अमाइन ही उसका सफिक्स है। तो सुनो इधर, कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन। इथेन का ई रिप्लेस करके अमाइन लगा देंगे। ठीक है, और अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं कॉमन नेम ऊपर लिख रहा हूं, इसका कॉमन नेम है इथाइल अमाइन। जैसे इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल वर्ड के बाद अल्कोहल लगा देते हैं, वैसे कॉमन नेम है इथाइल वर्ड के बाद अमाइन। मिथाइल रहेगा तो मिथाइल अमाइन, इथाइल रहेगा तो इथाइल अमाइन, प्रोपाइल रहेगा तो एन प्रोपाइल अमाइन, ऐसा। तो वो अमाइन वर्ड लगा देने का आगे। और अगर IUPAC करना है तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने का।
दो कार्बन है तो इथेन, और ई रिप्लेस करके अमाइन लगाएंगे क्योंकि यहां पे वॉवेल है ना, ए है ना, तो ई रिप्लेस करना पड़ेगा अल्केन का। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया, जल्दी लिखो। सवा 4 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ है ना, ये पूरा खत्म करके जाऊंगा मैं आज। मॉर्निंग बैच का हो गया है, हो गया, लिख के। ओके, नंबर 5। देखो भाई, इधर ध्यान दो। ये रिएक्शन जब अपने को एंट्रेंस एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दे देते हैं, एरो पे कंडीशंस होती है, और फिर वो लिखते हैं ए बताओ, फिर बी बताओ, फिर सी बताओ, ऐसा आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाले रिएक्शन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो वहां पे मैंने क्या फॉर्मेशन लिखा है, अल्काइल साइनाइड। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप मालूम है, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N बराबर। साइनाइड ग्रुप जब आप रिप्लेस करते हो हैलोजन से, हैलोजन को रिप्लेस करके साइनाइड डालते हो, तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन आएंगे वो रिएक्टेंट से एक नहीं लगा क्या मैम, पक्का संभालो संभालो भाई, अरे वो स्लिप हो गई मैम, दूसरी वाली मैम। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, बारिश में ऐसा होते रहता है। हाँ सुनो सुनो, अभी ध्यान मत, इधर ध्यान भटकाओ मत, नहीं गिरी नहीं, स्लिप हो गया पैर। ओके इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो अभी जैसे मैंने बोला उसके फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन है, तो जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जितने कार्बन रिएक्टेंट में होंगे उससे एक कार्बन ज्यादा आएगा। तो है ना, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आते हैं एग्जाम में जहां पे ना रिएक्टेंट में कार्बन कम होते हैं और प्रोडक्ट में ज्यादा होते हैं, तो आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा कार्बन कहां से आया है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में वहां पे साइनाइड होता है, क्योंकि साइनाइड जैसे ही आएगा ना कार्बन बढ़ेगा वहां पे। समझ में आया? तो अपने को यहाँ पे साइनाइड बनाना है, नाइट्राइल वर्ड है ना, नाइट्राइल वो उसका IUPAC नेम है। साइनाइड इज अ कॉमन नेम, नाइट्राइल इज IUPAC नेम। ठीक है, अभी देखो इधर इसको कैसे अपन लिखेंगे। पहले अपन स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड से। सुनो इधर, आवाज नहीं। और अपने को है ना इसमें ऐड देखो क्या करना है, पोटेशियम साइनाइड, और वो पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड होता है। ठीक है, KCN बोलते हैं इसको। अभी है ना KCN जो है वो आयोनिक है, आयोनिक कंपाउंड है, मतलब उसका कैरेक्टर आयोनिक है। आयोनिक कैरेक्टर होने का फायदा ये है कि ये डिसोसिएट होएगा। अरे चुप बैठो, इधर ध्यान दो।
ये डिसोसिएट होएगा ना, K प्लस निकलेगा, हाँ तो बट है ना बेटा, माइनस का साइन इधर आएगा। अबे कार्बन और पोटेशियम का बॉन्ड टूटा है, समझा? हाँ तो इधर पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो यही है ना, यही न्यूक्लियोफाइल है। अब जरा इस न्यूक्लियोफाइल की एक खासियत है, सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं एम्बीडेंट। सी डेंट का मतलब वो डेंट नहीं है, इधर डेंट का मतलब है बॉन्डिंग, ठीक है? ये वर्ड डेंटिस्ट से आया हुआ है, डेंटिस्ट में डेंट आता है, ठीक है? यहां पे केमिस्ट्री में डेंट का मतलब होता है अटैचमेंट। अब ये ग्रुप को सब लोग ध्यान से देखो, ये नेगेटिव के जगह मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये फंक्शनल ग्रुप को एम्बीडेंट इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन 2 साइड्स। मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N कैन अटैक थ्रू कार्बन एंड इट कैन ऑल्सो अटैक थ्रू नाइट्रोजन। तो अभी हमको साइनाइड बनाना है, साइनाइड में ये कहां से अटैक करेगा? कार्बन से, बिकॉज कार्बन अटैक करेगा तो साइनाइड बनेगा, लेकिन अगर उसने नाइट्रोजन से अटैक किया तो बनेगा आइसोसाइनाइड, जिसका फंक्शनल ग्रुप है NC। तो मैं तुमको लिख के देता हूं यहां पे, ये याद रखना, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इट इज केपेबल ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन 1 अनाले। ना लो, कौन है? कृष्णा। पूरा बाल्टी भर के पानी गिरता तब बोलते हो, इसके पहले ध्यान नहीं गया? हाँ बकेट लेना, बकेट। हाँ वो भर गया, नहीं नहीं बाकी है, लेक्चर में ध्यान था। तो फिर बाल्टी भरी कैसा पता चला? ओके अभी सुनो इधर, ओए आवाज नहीं, ध्यान दो। देखो साइनाइड बनाने के लिए हमेशा KCN ही लगेगा, क्योंकि KCN में K और C का बॉन्ड टूटा है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो कार्बन इसके कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है? तो यहां से क्या एलिमिनेट होगा फिर? अरे देखो ना गधो, X माइनस के साथ क्या जाएगा इधर से? हाँ तो KX निकल गया ना, तो KX निकल गया तो कौन अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप पे? तो पीछे दे दो। हाँ ध्यान दो इधर, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX, साइनाइड बना। तो इसका मतलब साइनाइड बनाने के लिए कार्बन आपका अटैकिंग साइट होना चाहिए, समझा कि नहीं? अटैकिंग साइट क्या होगा? कार्बन। तो तब क्या बनेगा? अल्काइल। इधर कुछ भी ना रैंडमली नहीं करना है, मैं अभी बोल रहा हूं। KCN इज फिक्स्ड। अगर आपको साइनाइड बनाना है या आपने कभी किसी एरो के ऊपर KCN देखा तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, KCN से साइनाइड ही बनता है, ठीक है? अब देखो मैं बोल रहा था कार्बन एटम बढ़ेगा, अब मान लो इसमें एक कार्बन है तो इधर कितने आएंगे? 2, क्योंकि एक कार्बन साइनाइड का भी है। साइनाइड का कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस चेन में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अभी, अगर मैंने यहां पे लिया CH3I ले लिया, मान लो CH3I, और उसमें हमने डाला KCN। जरूरी नहीं है तुम ऐसे ही लिखो, KCN डायरेक्टली लिख सकते हो, मतलब अगर किसी ने ऐसे लिखा ना तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ अभी सुनो इधर, ध्यान दो, अल्कोहलिक KCN डाला, अपने को मालूम है यहां से K प्लस और यहां से I माइनस जाएगा, लिविंग ग्रुप जाएगा ना यहां से, तो CN अटैक करेगा, क्या मिलेगा? CH3CN लिखो, या तुम्हारी मर्जी ऐसा लिखना है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लिखो, ठीक है? प्लस क्या आएगा इधर? KI।
अब देखो इनका नाम लिखते हैं, आयोडो मीथेन, आयोडोमीथेन। और इसका नाम सब लोग अभी ध्यान देना, मैं दोनों बता रहा हूं, कॉमन और आईयूपीएसी। कॉमन नेम देखो इधर क्या लिखा था मैंने, अल्काइल ग्रुप कौन सा है इसमें, CH3 का नाम क्या है, मिथाइल, और आगे वर्ड क्या आएगा, साइनाइड। दिस इज कॉमन नेम, मिथाइल साइनाइड इज कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम में कार्बन काउंट करो, इथेन हो गया ये, और आगे सफिक्स लगेगा नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इसका आईयूपीएसी नेम है। अब जिनको नहीं पता है, ये जो आपका CN है ना, CN फंक्शनल ग्रुप, इसका प्रीफिक्स साइनो है, साइनो, और इसका सफिक्स नाइट्राइल है। तो मैंने सफिक्स लगाने के, देखो इधर सुनो, और एक चीज, मैंने ई को रिप्लेस नहीं किया है। क्यों नहीं रिप्लेस किया ई को, बिकॉज नाइट्राइल एन से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवेल नहीं है ना, तो अपने को ई उधर पे रिटेन करना है, ई को रिप्लेस नहीं करना। तो इथेन नाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड, समझ में आ गया। तो अपने को यहां पे याद रखना है कि ये KCN का नेचर क्या है, आयोनिक है, तो वो ब्रेक होएगा, आयंस में कन्वर्ट होएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अटैक कर सकते थे, लेकिन कार्बन क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। समझा क्या बोला, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो कार्बन ने इधर अटैक किया है। तो जब भी आपको KCN कहीं भी रिएक्शन में दिखे, अपने को साइनाइड बनाना है, ठीक है। अभी लास्ट रिएक्शन करते हैं इसका, आइसोसाइनाइड, क्योंकि इसी को मैं यूज करने वाला हूं इस बार। अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप यही है, अटैकिंग साइट चेंज हो जाएगी। कौन सी रहेगी अटैकिंग साइट, हाँ, तो अगर अटैकिंग साइट नाइट्रोजन है, अटैकिंग साइट अगर नाइट्रोजन है, तो फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन अभी अगला वाला करने वाला हूं मैं। एम्बिडेंट का मतलब समझा क्या बोला, एम्बिडेंट याद रखना, एम्बिडेंट मतलब हाँ, केपेबल ऑफ अटैकिंग थ्रू मोर देन वन साइड। सेम लिगैंड है, मतलब एक्चुअली लिगैंड वर्ड इसलिए बोला क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी को लिगैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के दो ऐसे एटम है जो अटैक कर सकते हैं, कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकते हैं। हो गया ये, लिखिए जल्दी लिखो, कौन सा, हाँ, KCN जो है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, सॉल्वेंट है क्या, नहीं अल्कोहल पोलर है, हाँ, तो तब ये भी तो पोलर है ना, हाँ, आयोनिक है ना KCN, और वो भी पोलर सॉल्वेंट है। अल्कोहल पानी जितना पोलर नहीं है, बट इट इज पोलर। हो गया, ठीक है क्या सबने, अरे कोई प्रीफिक्स सफिक्स याद रखो, ये सब 11th में पढ़ाया है। हो गया, हाँ, अभी देखो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट रिएक्शन नंबर 6 इज फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आइसोसाइनाइड। आवाज मत करो, ध्यान दो। देखो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए हम लोग को है ना रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। अल्काइल हैलाइड के साथ तुमको AgCN लेना पड़ेगा, AgCN, सिल्वर साइनाइड। अब है ना रीजन पता होना चाहिए कि हमने रिएजेंट चेंज क्यों किया, क्योंकि KCN के साथ साइनाइड बन रहा है, तो इसका क्या प्रूफ है कि AgCN के साथ साइनाइड नहीं बनेगा। तो उन्होंने बताया कि जो AgCN होता है ना वो ऐसा होता है, देखो बराबर। अब इसका जो नेचर है वो आयोनिक नहीं है, कोवेलेंट नेचर है। कोवेलेंट नेचर का मतलब सिल्वर और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वो आसानी से आयोनाइज नहीं होएगा।
अब अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो फिर अवेलेबल कौन है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो जिस पे लोन पेयर होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैंने बोला ना इधर से नाइट्रोजन क्यों अटैक करेगा, क्योंकि जो कंपाउंड का नेचर है AgCN का वो आयोनिक नहीं है, मतलब Ag प्लस और C माइनस नहीं होने वाला इधर, वो Ag और C का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, तो वो टूटता नहीं है। तो फिर अवेलेबल कौन है? नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इट्स लोन पेयर, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इस केस में नाइट्रोजन अटैक करने वाला है, समझा कि नहीं? तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या बनेगा इधर? RNC प्लस AgX। NC जो CN का उल्टा है उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है? तो अभी इधर एग्जांपल लेते हैं, CH3Br प्लस AgCN अल्कोहलिक, ठीक है? तो यहां पे क्या बनने वाला है फिर? CH3NC प्लस AgBr, ठीक है? तो इनका नाम लिख देते हैं, इट इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, और इसका नाम देखो लो इधर, सब लोग ध्यान दो, इसका नाम आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है? इधर इथाइल भी ले सकते हो तुम, तो वो इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। बट रिएजेंट समझा, साइनाइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए? KCN चाहिए, KCN। और अगर AgCN आया तो आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि AgCN का नेचर आयोनिक नहीं है, तो वहां पे Ag और C का बॉन्ड टूटता नहीं है, तो कार्बन अटैक नहीं कर सकता। तो कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। लेकिन KCN में K और C का बॉन्ड आयोनिक है, तो वो ब्रेक होता है K प्लस और C माइनस में, तो C माइनस अटैक कर देता है, समझा? हाँ बोल। हाँ, वो क्या होता है ना, पहले ये अटैक करेगा, पहले नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा ना कार्बन पे, तब ये यहां से लीव करेगा, समझा? वैलेंसी सेटिस्फाई करना है ना, हाँ, तब वो लीव करेगा, पहले बॉन्ड नहीं टूटेगा, पहले नाइट्रोजन अटैक करेगा, देन उसके बाद वो Ag प्लस निकलेगा वहां से, ठीक है? हो गया?